हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 24 से 30 सितंबर 2023 तक के। पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। हालांकि ये एवरी संडे को आता है, लेकिन कल यानी पिछले संडे को किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था, तो आज मंडे को मैं दे रहा हूँ। बाकी जो डेली का वीडियो है वो आता रहेगा आगे। ओके, डेली में काफ़ी डिटेल में बताते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में वैसे ही पूछे जाते हैं। और हाँ, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में शानदार जो क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के टकराए हैं और एक एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है मैंने। तो देखिएगा ज़रूर, ये वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, 34 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, उसमें से 30 क्वेश्चन हमारे टकराए हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन 2022 2021 से भी आए हैं। ओके, देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स तो हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज करते हैं। तो राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, हिंसाग्रस्त किस राज्य में पहाड़ी जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम आसपा उसको 6 महीने के लिए विस्तार दिया गया है, बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा मणिपुर। देखिए, मणिपुर सरकार ने इम्फाल के जो घाटी इलाके हैं, यानी जो वहाँ का पहाड़ों से घिरा हुआ जो घाटी है, तो वहाँ के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन के छोड़कर बाकी पूरे राज्य में ये सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम यानी आसपा उसको 6 महीने के लिए विस्तार दे दिया है। ओके, तो मणिपुर सरकार का ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो गया है, 6 महीने तक लागू रहेगा। देखिए, मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। मणिपुर में हिंसा मई से ही चल रही है, लेकिन अभी क्या हुआ कि जुलाई में 2 स्टूडेंट लापता हो गए थे और उनका डेड बॉडी जो है ना, वो सितंबर लास्ट वीक में मिला है। और उसकी वजह से फिर से सितंबर लास्ट वीक के बाद से हिंसा भड़क गई। बीजेपी का ऑफिस जला दिया और चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं बीरेन सिंह, उनके घर पर हमला करने की भी कोशिश की गई थी। ठीक है, आसपा के बारे में डिटेल जानना है तो काफ़ी विस्तार में मैंने डेली के वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा 2-3 दिन पहले का वीडियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन जो है ना, जैसे बीपीएससी का पैटर्न देखने को मिला है, अंदर से आते हैं क्वेश्चन, और ये वीकली वीडियो है तो इसलिए फटाफट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 को फिर से हिंसक हो गया? आंसर होगा असम। ठीक है, असम में ये हिंसक हुआ है। असम और मेघालय के बीच में जो सीमा है, वहाँ पर देख रहे हैं आप मैप, ये पूर्वोत्तर भारत का है, नॉर्थ ईस्ट पूरे स्टेट हैं, उसमें ये असम है और ये मेघालय है। तो यहीं पर सीमा पर दोनों तरफ के लोगों के बीच, गाँव के बीच में ये झड़प हुई है, गाँव वालों के बीच में झड़प हुई है। एक दूसरे को धनुष बाण गुलेल से हमला किया। हालांकि कोई इसमें बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हुआ है घटना में। ओके, मेघालय असम की जो सीमा विवाद है वो काफ़ी वक्त से है। जब असम अलग हुआ था, मतलब असम के बहुत सारे हिस्से हुए थे और उसमें से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम ये सब निकले थे। तो उसके बाद से ये यानी 1972 से मेघालय और असम के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि पिछले साल यानी 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मौजूदगी में ये टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश की थी। दोनों के बीच में समझौता भी हुआ था, लेकिन कुछ मुद्दों पर, कुछ जगहों पर अभी टेंशन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये सीमा विवाद हुआ है। ओके, और हाँ, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसमें काफ़ी विस्तार से एक एक पॉइंट मैंने दिया है, जैसे ये जो सीमा विवाद है क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब कुछ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आसपा का विस्तार दिया है सितंबर 2023 में? आंसर का 6 महीने। 6 महीने का और विस्तार दे दिया गया है। 1 अक्टूबर से ये लागू हो गया है, 6 महीने के लिए फिर से, पहले से वहाँ पर चला रहा था। आसपा में क्या है, आसपा में ये प्रावधान होता है कि सरकार को, केंद्र या राज्य सरकार को या गवर्नर को ये अधिकार मिलता है कि किसी खास इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित कर दे, और उस अशांत क्षेत्र में वहाँ पर अगर आसपा को लागू कर दिया गया तो उससे जो वहाँ सशस्त्र बल हैं, सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सबको विशेष अधिकार मिल जाते हैं किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने, किसी के घर में बिना वारंट के छापेमारी करने,
पूछताछ करने, यहाँ तक कि गोली मारने के भी अधिकार मिल जाते हैं और तमाम जो कानून है वो सबसे बचाव मिल जाता है। ठीक है, तो अशांत क्षेत्र जहाँ पर उग्रवाद है, जहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो धार्मिक हो जाती है हिंसा हो या क्षेत्रीय हिंसा हो या किस तरह की हिंसा हो जो बहुत भयानक हो चुकी है, तो वहाँ पर ये आफ्वा को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला सितंबर 2023 में लिया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये ऐलान किया 25 सितंबर को। तो लगभग हर जिले में महिला थाना तो है ही, साथ में कहा कि एक और थाने का प्रभारी कम से कम एक, और तो वहाँ पर महिला को ही तैनात किया जाए। ये एक आरक्षण सी व्यवस्था करने को कहा है। ये महिला सशक्तिकरण जो पॉइंट है उसको लेकर ये इम्पॉर्टेंट है। अब डिजीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और सेहत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने, भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग बंद करने को कहा है? आंसर का समाचार पत्र। ठीक है, FSSAI हिंदी में डिटेल कहेंगे उसको, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो उसके CEO हैं जी कमलावर्धन। तो उन्होंने ये निर्देश जारी किया और उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियमन 2018 उसके अनुसार भोजन के भंडारण लपेटने के लिए समाचार पत्र या न्यूज़पेपर या इस तरह के कोई भी प्रिंटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर सख्त प्रतिबंध है। और होता यह है कि जो ये न्यूज़पेपर है उसको छापने के लिए इंक जो होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो कि भोजन को दूषित करते हैं, और खाना निगलने पर होता क्या है कि इसके कांटेक्ट में आने से ये केमिकल इसमें चले जाते हैं जो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सीसा, हेवी मेटल्स, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट, इंग्लिश में कहेंगे इसे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्क यानी कितने एडल्ट को हाइपरटेंशन है? आंसर का हर 3 में से 1, लगभग 33% से ज़्यादा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये रिपोर्ट जारी की सितंबर में। और ख़ास बात है कि हाइपरटेंशन को लेकर WHO ने पहली बार रिपोर्ट जारी की है। पूरा नाम है वही ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, और यहाँ पर टैग भी दिया गया है द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, इन सबको एक साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 से 79 यानी 30 to 79 ईयर के एज वाले कितने वयस्क, कितने एडल्ट हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं? आंसर होगा 18.8 करोड़ लोग। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आप 30 से 79 यानी 30 to 79 ईयर की एज की बात हो रही है। ओके, अच्छा, ये जो आंकड़ा है ना तमाम, वो 2019 के आंकड़े से रिलेटेड बनाया गया। मतलब ये रिपोर्ट जो है ना, इसमें भारत के बारे में जो कुछ जिक्र है वो 2019 के आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। उसमें ये बताया गया है 18.8 करोड़ भारतीय जो है ना हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, और उनमें से केवल 37% लोगों को ही डायग्नोस किया गया, यानी उनको पता लगाया गया है, और मात्र 15% लोगों का ही ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल में है। बाकियों को दिक्कत हो रही है उससे, और उसी की वजह से हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ये सब ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारे दिक्कतें बॉडी में, किडनी हो गया और भी तमाम समस्या होती है। और ख़ास बात एक और कहा गया है कि भारत के कुछ हिस्से में स्ट्रोक की घटनाएं प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों पर 108 से 172 पाई गई है, और एक महीने में मृत्यु दर 18 to 42% है इसका। ठीक है, और अधिक नमक के सेवन से ये 17 to 30% हाइपरटेंशन हो रहा है। मतलब कितना नमक सेवन करना चाहिए? 5 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 5 ग्राम प्रतिदिन नमक का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना। यहाँ पर शॉर्ट में चल रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स है, इस वजह से
पूरे एक सप्ताह का कंटेंट। ओके, और हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो ऐप पर जाएं, सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स, और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वीकली का अवेलेबल हो चुका है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया उनके लिए बता दूं, ये बहुत मामूली सी इसका प्राइस है और छूट भी चल रही है 50% की। इसके ज़रिए क्या होता है, आपको अगले 365 दिनों तक ना करंट अफेयर्स के पीडीएफ के अपडेट मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के, वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, डिटेल। जैसे डिटेल तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब का एग्ज़ाम, आरपीएससी का दे रहे हैं, तो डिटेल पढ़ना ज़रूरी है। और डिटेल काफ़ी विस्तार में वहाँ दिया रहता है। जो इस बार के बीपीएससी के चाहे यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो ऐसे ही आए हैं, डिटेल से आए हैं, अंदर से आए हैं। ठीक है, तो ये मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए ना आगे 1 साल तक तो आपको अपडेट मिलेगी। साथ में अब तक के 2023 के, 2022 के भी तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, और मॉक टेस्ट सीरीज़ इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है इसी मेंबरशिप के तहत। बहुत मामूली सी रकम है। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? आंसर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 26 और 27 सितंबर को न्यू दिल्ली के मानिक शॉ सेंटर में आयोजित किया गया। और इसमें राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री भारत के, वो भी शामिल हुए इनॉग्रेशन सेशन में। और इसमें 30 देशों के या तो सेना प्रमुख या उप सेना प्रमुख थे, और उसमें अमेरिका, कनाडा के भी उप सेना प्रमुख वहाँ पर पहुँचे थे। ओके, हिंद प्रशांत सेना प्रमुख का मतलब क्या हुआ? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, उससे रिलेटेड जो तमाम देश हैं चीन को छोड़ के, वो सब वहाँ पर पहुँचे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? कौन सा स्क्वाड्रन है? आंसर होगा 11 स्क्वाड्रन। इसको द राइनो भी कहते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूछ दिया जाएगा कि द राइनो स्क्वाड्रन में किसको शामिल किया गया है अभी हाल ही में, तो आपको ध्यान रखना है C-295, या फिर पूछा जाएगा 11 स्क्वाड्रन में किसको शामिल किया गया है, तो 295, या फिर पूछा जाएगा कि C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को किस में शामिल किया गया, या तो ऑप्शन ये रहेगा या ये रहेगा। ओके, तो ये समझ लेना है कहाँ पर ये शामिल किया गया है। हिंडन एयर बेस पर ये आयोजन किया गया, औपचारिक समारोह आयोजित किया गया था। ओके, और 11 स्क्वाड्रन जो ये द राइनो है ना, वो कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिम वायु कमान में, यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमान के अंतर्गत आता है और वडोदरा में स्थित है। ठीक है, शामिल करने का कार्यक्रम तो हिंडन यानी गाजियाबाद में किया गया, हिंडन एयरबेस पर, लेकिन वो वडोदरा में तैनाती होनी है इसकी। ठीक है, तो अब ढेर सारे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और उसको एवरो जो विमान थे, एवरो, उससे रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया। तो पहले चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में 11 राज्यों में कितने नए स्कूल खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल? आंसर का 23 खोले जाएंगे। ये घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। किन राज्यों में नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अच्छा, पुराने पैटर्न पे 33 स्कूल चल रहे हैं सैनिक स्कूल, और अब ये 23 नए खोले जाएंगे। 23 नए जो है ना, वो पार्टनरशिप मोड के तहत खोले जाएंगे। पार्टनरशिप मोड का मतलब क्या हुआ कि किसी प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं या फिर एनजीओ है, उन सब से कांटेक्ट करके उनके साथ चलाया जाएगा। तो ये प्राइवेट स्कूल ही समझनी, आप इसको मान्यता मिल जाएगी रक्षा मंत्रालय की जो सोसाइटी है जो सैनिक स्कूल को चलाता है वो। ओके, हालांकि निगरानी वगैरह सब कुछ वहाँ से रहेगी, सेना की ओर से रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर होगा गोवा में। कब से कब तक हुआ है? तो 23 से 25 सितंबर तक गोवा की राजधानी पणजी में। और सवाल हो कि किस जगह हुआ पणजी में? तो फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस। कौन सा? फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस में आयोजित किया गया ये। ओके, तो और इसका आयोजन केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने किया। उसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एशियन गेम्स में शानदार जो एक्टिविटी करके और मेडल प्राप्त करके देश का
गौरव बढ़ा रहे हैं तमाम जो खिलाड़ी हैं वो, उन सब पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से, 19वें एशियन गेम्स 2022 वर्ष 2023 में हुए। यहाँ पर आप ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है ना वो कंफ्यूज करके भी पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाएगा 19वें एशियन गेम्स, या कह दिया जाएगा एशियन गेम्स 2022। देखिए ये एशियन गेम्स 2022 है, लेकिन आयोजन हो रहा है 2023 में। ठीक है, हुआ ये था कि 2022 में चीन को आयोजित करना था, लेकिन चीन में कुछ इलाकों में कोविड-19 का असर फिर से वहाँ दिखने लगा था, तो इसी वजह से चीन ने मना कर दिया था कि नहीं, हम अगले साल करेंगे, यानी 2023 में करेंगे। ठीक है, तो ये 2022 है जो कि 2023 में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन हुआ एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? आंसर होगा पुरुष शूटिंग टीम 100 मीटर एयर राइफल में। और उस टीम में कौन कौन थे? रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पंवार। ठीक है, तो ये तीनों, इन तीनों की टीम ने ये शानदार अचीवमेंट हासिल किया है, पहला गोल्ड मेडल दिलाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर बताएं, क्या है शुभंकर? तो ये तीनों हैं, चेन चेन कॉन्ग और लियान लियन, ये तीनों हैं। ये तीनों रोबोट हैं और ये वहाँ का जो जिस शहर में आयोजित किया जा रहा है एशियन गेम्स हांगझाओ में, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की जीवन संस्कृति विरासत उन सबको प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हांगझाओ में हो रहा है चीन के। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, 2023 में आयोजित किस इंटरनेशनल गेम्स के 3 शुभंकर को मेमोरीज ऑफ जियांगन का नाम दिया गया है? आंसर होगा एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स, जो 3 नाम जो मैंने बताए ना, उन सबको एक साथ, यानी चेन चेन कॉन्ग और लियान लियन को एक साथ हम क्या कहेंगे? मेमोरीज ऑफ जियांगन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, या तो तीनों का नाम दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको क्या कहेंगे तीनों को संयुक्त रूप से, या फिर मेमोरीज ऑफ जियांगन कहाँ पर, किसका ये शुभंकर था? तो एशियन गेम्स, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि एशियन गेम्स का जो तमाम शुभंकर थे उन सबको हम एक साथ क्या कहेंगे? तो ये मेमोरीज ऑफ जियांगन कहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने अपने देश में एंट्री करने से रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हुआ ये है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को जाना था 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन चीन ने रोक दिया। और चीन ने हालांकि उनमें से एक का एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया था। इस बार जो गेम्स हुआ ना, वो एक्रेडिटेशन कार्ड को ही वीज़ा के रूप में मान्यता दी गई थी, तो एक्रेडिटेशन कार्ड केवल एक को ही मिला, बाकी 2 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ी के। हालांकि इनको भी हांगकांग में रोक लिया गया, हांगकांग में कहा गया कि आप चीन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये विवाद हुआ और उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने चीन का दौरा रद्द कर दिया, और इस मामले को उन्होंने और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है, तमाम जो गेम्स अथॉरिटी है उन सब के सामने। ओके, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा हाँ, एक सवाल होता है कि जो एशियन गेम्स हुआ है उसके उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑब्वियसली आंसर होगा भारत। ठीक है, भारतीय टीम ने ये मेडल जीता है और भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल था। हालांकि अब तो बहुत सारे गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिए हैं। ओके, तो इस बार का एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता पुरुष निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में, और दूसरा गोल्ड मेडल ये महिला क्रिकेट टीम ने जीता था। और उसके बाद तो लगातार बारिश हो रही है गोल्ड मेडल की एशियन गेम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की टीम ने 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा शिव नरवाल, अर्जुन सिंह और सरबजीत सिंह। तो इन तीनों ने ये मिलकर 10 मीटर पिस्टल मेंस इवेंट में ओके तो ये मेडल जीता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में
शूटर स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की किस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्कोर बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ये देख रहे हैं फोटोग्राफ भी। तो इन्होंने हाईएस्ट अंक प्राप्त किए और रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रिटेन की एक खिलाड़ी सियोनेड मैकिनटोश, उनका रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्विफ्ट कौर सामरा। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किन भारतीय खिलाड़ियों ने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा एशा सिंह, रिदम सांगवान और मनु भाकर। ठीक है, एशा सिंह, रिदम सांगवान और ये है मनु भाकर। तो इन सब की टीम ने 25 मीटर पिस्टल महिला इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया है। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 41 ईयर के बाद। अब सवाल होगा कि पिछली बार कब जीता था भारत ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल घुड़सवारी में? तो 1982 में जब भारत ने मेज़बानी की थी, भारत में आयोजन हुआ था एशियन गेम्स का, तो उस दौरान घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे। और उसके बाद यानी 41 ईयर के बाद ये घुड़सवारी ड्रेसेस इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। तो ये सवाल भी हो सकता है कि जो घुड़सवारी स्पर्धा के किस इवेंट में, तो घुड़सवारी ड्रेसेस इवेंट में ये गोल्ड मेडल मिला है। तो कौन कौन है? सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा। तो ये इस टीम में शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? आंसर होगा बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान के हैं। और ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? आंसर होगा अर्लीन केली। ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, आईसीसी की बात कर लें। सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस, चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हुआ, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया है? आंसर होगा वहीदा रहमान। ठीक है, क्या नाम है? वहीदा रहमान। तो ये 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है और ये वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है। 2023 में ये ऐलान किया गया है और आने वाले वक्त में राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, और महत्वपूर्ण बात कि देवानंद की जन्म शताब्दी के दिन यानी 26 सितंबर को इसका ऐलान किया गया है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के पूरे अब तक के विजेताओं के पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप PDF डाउनलोड कर लेना। आप उसमें काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ दिया हुआ है, पूरी लिस्ट भी दी हुई है। ओके, चलिए अब आगे अगला इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, यानी सूचकांक से रिलेटेड और डेटा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है इसी में रखते हैं। तो क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? आंसर होगा 20.8%, लगभग दोगुना। तो दोगुना तो हो ही जाएगा। आबादी दोगुना हो रही है लेकिन यहाँ परसेंट में भी दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय सचिव सौरभ गर्ग और UNFPA ने उसके भारत प्रतिनिधि एंडिया M वोजनार, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। UNFPA उसको हिंदी में कहेंगे डिटेल में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो आगे बढ़ते हैं और अब स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई? आंसर होगा दिल्ली में इसका संचालन शुरू हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, तो उन्होंने 25 सितंबर को इन 2 बसों को रवाना किया और देश में पहली बार दिल्ली में इन बसों का संचालन हुआ है। और ये बसें सिर्फ पानी उत्सर्जित करती हैं, केवल पानी एमिट्स करती हैं। ठीक, 30 किलो की क्षमता वाला 4 सिलेंडर वाला ये बस है और एक बार में फुल होने पर 350 किलोमीटर ये चल सकती है बस। ठीक, ओके,
ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं, ग्रे, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, और भी कुछ दूसरे होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये 4 को जाना जाता है। इसमें से ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पारंपरिक ईंधन का एक ऑप्शन है और इसके इस्तेमाल से उत्सर्जन नहीं होता है, यानी हम कार्बन एमिशन नहीं करते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहेंगे? हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। देखिए, इसके निर्माण के लिए, यानी हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है? पानी को तोड़कर बनाया जाता है, उसके जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो उसको अलग कर दिया जाता है और उससे हाइड्रोजन फिर अलग स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ करते हैं, यानी जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, इन सब का यूज़ करके जो हम बनाए प्रक्रिया में, तो उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, प्रदूषण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? आंसर का 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी के दौरान। तो ये सब लिस्ट है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा लिस्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से कहाँ तक चली, क्योंकि अब तो बढ़ती जाएगी संख्या लगातार। हाँ, आप ये ध्यान रखना कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ना, न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। कब? फरवरी 2019 में चली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025-26 तक कितने नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? आंसर का 75। ठीक है, तो अब इसको और विस्तार दिया गया है उज्ज्वला 2.0 को, और अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में, 3 वित्तीय वर्ष में 75 नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना तक में अब तक 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, 9 करोड़ 60 लाख। तो इसमें पहला रिफिल स्टोव फ्री में दिया जाता है। और कब शुरू हुआ था ये योजना? कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2016 को योजना शुरू की गई थी। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके 78वें यानी 78th सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? आंसर होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 26 सितंबर को उन्होंने संबोधित किया, भाषण दिया, और भाषण के दौरान सबसे पहले उन्होंने कहा नमस्ते फ्रॉम भारत। ठीक है, तो ये भी सवाल हो सकता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाषण के दौरान, 78वें सत्र के भाषण के दौरान एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा नमस्ते फ्रॉम भारत? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, और इस भाषण के दौरान कई बार उन्होंने इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया, भारत नाम का। हालांकि उन्होंने रेफरेंस भी दिया इंडिया दैट इज़ भारत। तो यूनाइटेड नेशंस उसका ये 78वां सत्र चल रहा है अभी, और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष या फिर उनके प्रतिनिधि या विदेश मंत्री वो वहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो 78वें प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के? डेनिस फ्रांसिस। ओके, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1945 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ पर हुई है? क्वाड विदेश मंत्रियों की आंसर होगा न्यूयॉर्क में। क्वाड मतलब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उन सब का एक सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड। जैसे त्रिभुज होता है वैसे चतुर्भुज होता है। ओके, ट्राइलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, मतलब 4 देश हैं इसलिए क्वाड कह देंगे इसे। तो इन सब ने जो बातचीत की है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ना वो स्वतंत्र रहे, खुला रहे, ओपन रहे सबके लिए, इसके लिए ये बातचीत हुई है। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री योगो कामिकावा, और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर का कोनोकार्पस। क्या है? कोनोकार्पस। इससे पहले तेलंगाना ने भी इस पौधे पर इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया था। ये विदेशी मैंग्रोव प्रजाति का है कोनोकार्पस, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे चले जाती हैं, बहुत नीचे, और पानी बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता है ये पौधा, ये पेड़, और नीचे जाकर वो तमाम जो पाइपलाइन है ना गैस की, पानी की, उन सबको
ख़राब कर देता है, उन सबको नुकसान पहुंचाता है। और इससे एलर्जी भी होता है लोगों को, सर्दी, खांसी, अस्थमा, इन सब तरह की समस्या होती है। जानवर इसके पत्तों को नहीं खाते हैं क्योंकि जानवरों के लिए स्वादिष्ट नहीं होता है। इसलिए अब गुजरात सरकार ने, चूँकि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलते जा रहे थे, तो इसको कंट्रोल किया है। 2017 में ही इसको लगाया गया था कुछ इलाकों में खूबसूरती के लिए, लेकिन अब नतीजा ये हुआ है कि इसको बैन करना पड़ा कोनो कॉर्पस। तो चाहे वन क्षेत्र हो चाहे गैर वन क्षेत्र हो, कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। आंसर होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 7 हो गए हैं। कौन कौन है 7? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डुबरी और अब 7वां है वीरांगना दुर्गावती। अब दिवस यानी इस वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस कब मनाया था? आंसर होगा 29 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार? यूज़ हार्ट नो हार्ट, दिल का प्रयोग करें, दिल को जानें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? आंसर होगा 29 सितंबर को। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। फूड की बर्बादी ना करें, ओके, इसके लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस यानी इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, सभी एक के लिए और एक स्वास्थ्य के लिए सभी। रेबीज से बचें, इसके लिए, इस उद्देश्य से इस जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग डे यानी विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 सितंबर को। और थीम क्या है 2023 की? सभी के लिए रोकथाम और उपचार तक पहुंच, किसी को भी पीछे न छोड़ें। एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लीव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 का मेजबान देश कौन है? होस्ट कंट्री। आंसर होगा सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब। अब टैग से रिलेटेड लेते हैं। जीआई नहीं है ये एनिमल टैग है। ओके, तो क्वेश्चन होगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI यानी अंग्रेजी में कहेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के किस पशु को खाद्य पशु यानी फूड एनिमल का टैग दिया है सितंबर में? आंसर होगा मिथुन। मिथुन को दिया गया है 1 सितंबर को। और ये गो जातीय पशु है और ये इस तरह से देखने को मिलता है। और ये अर्ध पालतू जानवर है, मतलब ये जंगल में भी रहता है और मनुष्यों के पास भी आता है। और इसको मतलब इसके मांस की बिक्री और प्रोसेसिंग उसे वहाँ के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लाभ पहुँचे, इसके लिए ये किया गया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस साल का मैराथन अवेलेबल है। और जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया उससे यही लगता है कि पिछले, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-2.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो डेली का जो वीडियो आता है उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, और ये मेंबरशिप प्लान है आप सभी के लिए। और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो इसके ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नहीं करना है। और सुबह 10 से शाम को 6-7 बजे तक आपको तुरंत जवाब मिलेगा। हाँ, उसके बाद अगर आप मैसेज करते हैं समस्या से रिलेटेड करंट अफेयर्स के, तो आपको कुछ समय लग सकता है जवाब मिलने में। ठीक है, तो ये ओपन रहता है लाइन सुबह 10 से 6 बजे तक डेली। चलिए, आप डेली के वीडियो में मिलेंगे करंट अफेयर्स के। ओके, बाय।